एपोकैलिप्स आने से ठीक 7 दिन पहले मेरी छोटी बहन ने वॉर गॉड सिस्टम छीन लिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो चीज उसने छीनी है वो असल में मौत का रास्ता है, और जो वेयर हाउस मैनेजर सिस्टम मैंने चुना वही इस तबाह दुनिया का असली राजा बनने वाला था। मेरा नाम झिंग यान है। मुझे मेरी अपनी छोटी बहन और उसके सीनियर ने -60 डिग्री की बर्फीली ठंड में ब्लास्ट डोर के बाहर बंद कर दिया था। भैया, मुझे दोष मत दो। ब्लास्ट डोर बस 10 मिनट और टिकेगा। हम दोनों में से किसी एक को तो बचना ही होगा। हमारे बीच 3 परतों वाला मोटा बुलेट प्रूफ ग्लास था। मैं बर्फ में पड़ा था, पूरा शरीर खून से लथपथ। मेरे पेट का गहरा घाव लगातार गाढ़ा लाल खून बहा रहा था, और उसी के साथ मेरी आखिरी गर्माहट भी खत्म हो रही थी। ग्लास के दूसरी तरफ शेल्टर के अंदर आग की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उस रोशनी में 2 चेहरे साफ दिख रहे थे, वो चेहरे जिन्हें मैं सबसे ज्यादा जानता था। मेरी छोटी बहन जिंगयाओ और चैनसू, वो सीनियर जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती थी। जिंगयाओ के हाथ में गर्म कोको का एक कप था, उससे उठती भाप सीधे मेरे दिल में चुभ रही थी। उसके चेहरे पर नकली हमदर्दी थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एक बोझ से छुटकारा पाने की राहत साफ दिख रही थी। मैं गुस्से से चिल्लाना चाहता था, उस अभिशप्त ग्लास को तोड़ देना चाहता था, लेकिन मेरी नजर धुंधली होने लगी। ये निशानी थी कि मेरी आंखें जमने वाली हैं। मैंने देखा, चैन सू ने झिंग याओ के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसने ग्लास के उस पार से होंठ हिलाकर बाएं बाएं कहा और भारी ब्लैकआउट पर्दे बंद कर दिए। रोशनी की आखिरी किरण भी गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में मौत की सड़ी हुई सांस मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे अनगिनत बर्फीले सूखे हाथ मेरे शरीर को पकड़ रहे हों। डिंग। होस्ट सॉन्ग मिंग के जीवन संकेत 0 पर पहुंच चुके हैं। टाइम रिवर्सल एक्टिवेटेड। मौजूदा समय एपोकैलिप्स से 7 दिन पहले। अचानक सफेद रोशनी का तेज विस्फोट हुआ और सब कुछ उसमें समा गया। मैं समय की सुरंग में खींचता चला गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो खुद को एक पूरी तरह सफेद दुनिया में पाया। अन बर्फ, अन जॉम्बी, अन वो जानलेवा ठंड। ये एक अनंत सफेद जगह थी जहां चारों तरफ भविष्य जैसी चमकती रोशनी बह रही थी। मेरे सामने 2 विशाल होलोग्राम तैर रहे थे। बाईं तरफ सुनहरा अनंत चिन्ह, स्टोरेज सिस्टम, और दाईं तरफ खून जैसा लाल टूटा हुआ चिन्ह, इरेजर सिस्टम। यह दृश्य मेरे लिए बहुत परिचित था। पिछली जिंदगी में इसी पल मेरी बहन और मैंने अपने सिस्टम जागृत किए थे। तब बड़े भाई होने के नाते मुझे अपनी कमजोर और नाजुक बहन पर दया आ गई थी, इसलिए मैंने खुद इरेजर सिस्टम चुन लिया था और मेरी बहन ने स्टोरेज सिस्टम ले लिया। वो आराम से उस सेफ हाउस में रहती रही जिसकी रक्षा करने के लिए मैं जान लगा रहा था। उसे बिना कुछ किए हर सुविधा मिलती रही। लेकिन जब मैं बुरी तरह घायल होकर मरने की हालत में पहुंचा और जिंदा रहने के लिए उन्हीं सप्लाईज की जरूरत थी, तो उसी इंसान ने, जिसके पास वेयर हाउस की चाबी थी, थोड़ा सा खाना बचाने के लिए मुझे बाहर बंद कर दिया। एक जॉम्बी के लिए। अचानक एक ठंडी महिला आवाज ने मेरी सोच तोड़ दी। मैंने मुड़कर देखा, जिंग याओ भी पास में जाग चुकी थी। उसकी आंखों में उलझन बस एक पल के लिए थी, लेकिन जैसे ही उसने दोनों होलोग्राम देखे, उसकी नजर लालच और पागलपन से भर गई। वो भी दोबारा जन्म ले चुकी थी। मेरे होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में इसी वक्त जिंग याओ मासूम बनकर मुझसे लाड कर रही थी, लेकिन इस बार उसने सुनहरे चिन्ह की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधी लाल इरेजर सिस्टम पर टिकी हुई थी। अपनी यादों में उसने मुझे देखा था, जहां मेरे हाथ के एक इशारे से 3 मीटर मोटी बर्फ की दीवारें गायब हो जाती थीं। पूरे के पूरे जॉम्बी झुंड पल भर में मिट जाते थे। पिछली जिंदगी में मैं सचमुच एक जिंदा युद्ध देवता जैसा था। ऐसी ताकत मिलने के बाद आखिर सप्लाई की चिंता कौन करता? अब वो हमेशा अपने भाई के पीछे छिपकर नहीं रहना चाहती थी। जिंग याओ ने मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं दिया। जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना छिन जाने से डरता हो, वैसे ही वो भागकर लाल चिन्ह के पास गई और उसे छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे टकराईं, उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी फैल गई। बेवकूफ भैया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया ना? सबसे ताकतवर क्षमता अब मेरे पास है। इस जिंदगी में तुम ही मुझसे भीख मांगोगे। याओ याओ, तुम्हें यकीन है कि तुम वही चाहती हो? मैंने शांत आवाज में पूछा। वो देखने में लड़ाई वाला सिस्टम लग रहा है, बहुत थका देगा। उसने गर्व से सीना तान लिया। बचपन से हमेशा आपने मेरी रक्षा की है। इस बार
मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए। लड़ाई और मारकाट मैं संभाल लूंगी। और वो सुनहरा वाला शायद सिर्फ स्टोरेज स्पेस है। वो आप जैसे सावधान लोगों के लिए ठीक है। आप बस पीछे से सामान संभाल लेना। मेरी रक्षा? मैं मन ही मन हंसा। असल में वो मुझे फिर से अपना औजार बनाना चाहती थी, लेकिन उसे इरेजर सिस्टम की असली कीमत के बारे में कुछ नहीं पता था। पिछली जिंदगी में मैं उसे सिर्फ इसलिए ठीक से इस्तेमाल कर पाया क्योंकि मेरे पास बेहतरीन लड़ाकू अनुभव और मजबूत शरीर था। फिर भी हर बार उसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं किसी गंभीर बीमारी से गुजरा हूं और झिंग याओ जैसी बिगड़ी हुई लड़की जो बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती। अगर एक बार भी उस सिस्टम का इस्तेमाल करती तो शायद 3 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती। सबसे बड़ी बात, इरेजर सिस्टम न तो सामान बना सकता था और न ही स्टोर। ऐसी दुनिया में जहां इतनी ठंड हो कि स्टील तक टूट जाए, जहां खाना, कपड़े और गर्मी सब खत्म हो जाए, वहां सिर्फ ताकत का कोई मतलब नहीं था। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और सुनहरे अनंत चिन्ह को छू लिया। तुरंत गर्म सुनहरी रोशनी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरे दिमाग के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल दरवाजा खुल गया हो। एक असीम शांत सबस्पेस सीधे मेरी चेतना से जुड़ गया। उसी पल काफी समय बाद मुझे फिर से सुरक्षा का एहसास हुआ। बधाई हो होस्ट जिंगयान, आप सफलतापूर्वक स्टोरेज सिस्टम से जुड़ चुके हैं। क्षमता अनंत भंडारण, शुरुआती स्तर। एपोकैलिप्स आने में अब 167 घंटे और 29 मिनट बाकी हैं। कृपया जितनी जल्दी हो सके सप्लाई इकट्ठा करें और जीवित रहने की तैयारी करें। मैंने अचानक आंखें खोल दी। मैं अपने घर के लेदर सोफे पर बैठा था। खिड़की के बाहर तेज धूप चमक रही थी। एयर कंडीशनर से आरामदायक 26 डिग्री की ठंडी हवा आ रही थी। कॉफी टेबल पर आधा पिया हुआ आइस्ड अमेरिकानो रखा था। मैं जिंदा था। हकीकत की वो गर्माहट मुझे लगभग रुला देने वाली थी, लेकिन मेरे पास भावुक होने का समय नहीं था। मेरे सामने मेरी छोटी बहन भी जाग चुकी थी। वो उत्साह में हाथ हवा में घुमाने लगी, अपनी शक्ति जांचते हुए। टेबल पर रखा क्रिस्टल एस्ट्रे अचानक हवा में गायब हो गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो छाती पकड़कर हाँफने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी फैल गई। ये सच है, मेरे पास सच में ये ताकत है। फिर उसने तेजी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले वाली निर्भरता गायब थी। अब वहां सिर्फ घमंड था। भैया, मैं थक गई हूं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। और मम्मी पापा जो बैंक कार्ड छोड़कर गए थे वो भी दे दो। मुझे सप्लाई खरीदने बाहर जाना है। उसकी आवाज किसी नौकर को आदेश देने जैसी थी। मैंने शांत होकर सामने रखा आइस्ड अमेरिकानो उठाया, धीरे से एक घूंट लिया, फिर कप नीचे रखा और उस छोटी बहन को देखा जिसने पिछली जिंदगी में मुझे नरक में धकेल दिया था। फिर मैंने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, निकल जाओ। जैसे ही मैंने ये कहा, कमरे का माहौल जम सा गया। जिंग याओ के चेहरे की मुस्कान वहीं रुक गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। भैया, आपने अभी क्या कहा? क्या आप अभी भी नाराज हैं क्योंकि मैंने वो लाल सिस्टम ले लिया? लेकिन मैंने तो ये सिर्फ आपकी रक्षा के लिए किया। बचपन से ही मैंने उसे बेहिसाब प्यार दिया था। अगर वो सितारे मांगती तो मैं उसे सिर्फ चांद नहीं, पूरा आसमान दे देता। मम्मी पापा की जल्दी मौत के बाद मैंने लगभग उसे खुद पाला था। मैंने हमेशा बिना किसी शर्त के उससे प्यार किया। निकल जाओ कहना तो दूर, मैंने उस पर कभी ऊंची आवाज तक नहीं उठाई थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, निकल जाओ, और ये मेरा घर है। प्रॉपर्टी पेपर पर सिर्फ मेरा नाम है। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अपना सामान पैक करो और यहां से चली जाओ। क्या आप पागल हो गए हैं? ये घर मम्मी पापा का भी था। मुझे निकालने का आपको क्या हक है? और अब मेरे पास सबसे ताकतवर क्षमता है। आपको पता भी है इसका क्या मतलब होता है। जल्द ही एपोकैलिप्स आने वाला है। सिर्फ मैं ही आपकी रक्षा कर सकती हूं। अगर अभी मुझे नाराज किया तो बाद में मेरे सामने गिड़गिड़ाने मत आना। उसे लगा मैं अभी भी पिछली जिंदगी वाला बेवकूफ हूं। उसे लगा जैसे ही वो बताएगी कि वो एक जागृत शक्ति वाली इंसान है, मैं फिर पहले की तरह उसके आगे झुक जाऊंगा। मैं हंस पड़ा, एक ठंडी डरावनी हंसी। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया, इतना करीब कि वो दीवार के कोने में फंस गई। सबसे ताकतवर क्षमता, मैंने धीरे से दोहराया। अचानक धड़ाम, मैंने उसके सिर के पास दीवार पर जोर से मुक्का मारा। झिंग याओ डरकर चीख पड़ी। वो झुककर सिर ढककर बैठ गई। तुम्हारी ये तथाकथित ताकत, बस कुछ बेकार चीजें गायब करना है ना? जिंग याओ, क्या तुम भूल गई? तुम्हारी शक्ति सिर्फ चीजों को मिटा सकती है, खाना नहीं बना सकती। 7 दिन बाद तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। न खाना होगा, न कपड़े, न हीटिंग।
तब चाहे तुम पूरी बिल्डिंग ही क्यों ना मिटा दो, फिर भी ठंड और भूख से मर जाओगी। तो क्या हुआ? मैं दूसरों से सामान छीन लूंगी, जो भी मना करेगा मैं उसे गायब कर दूंगी। और आप? कचरे जैसे गोदाम की रखवाली करके क्या मिलेगा? आखिर में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही। सच में? तो फिर शुभकामनाएं। अब निकलो, वरना सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जब आप इतने निर्दयी बन ही गए हैं तो बाद में मुझे बेरहम मत कहना। एपोकैलिप्स आने दो, फिर देखूंगी आप अपने कबाड़ के ढेर को पकड़कर मुझसे कैसे भीख मांगते हो। झिंग यान, आपको इसका पछतावा होगा। मैंने बिना मुड़े कहा, अभी भी ये कानून वाला समाज है। अगर तुम जबरदस्ती घुसी तो मैं पुलिस बुला सकता हूं। झिंग याओ मेरी पीठ को घूर रही थी। उसकी आंखों में जर भरा हुआ था। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में गई, कुछ महंगे कपड़े और गहने सूटकेस में ठूंसे और उसे घसीटते हुए बाहर निकल गई। धड़म! दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं दरवाजे से टिक गया और लंबी सांस छोड़ी। अब वो बोझ हट चुका था। आखिरकार मैं खुलकर काम कर सकता था। मैंने फोन निकाला और समय देखा। 21 दिसंबर 2025 सुबह के 10 बजे। एपोकैलिप्स आने में ठीक 7 दिन बाकी थे। मेरे हाथ में अभी भी शहर के बीचों बीच वाला वो लग्जरी अपार्टमेंट था जिसकी कीमत लगभग 80 लाख युआन थी। मम्मी पापा की बचत और शेयर मिलाकर करीब 30 लाख और थे। कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख युआन। लेकिन एपोकैलिप्स में जिंदा रहने के लिए यह रकम बहुत कम थी। -70 डिग्री की ठंड, जॉम्बी की भीड़ और यहां तक कि मिसाइल हमले झेल सकने वाला किला बनाने के लिए और इतनी सप्लाई जमा करने के लिए कि एक इंसान कई जन्म तक ऐश से जी सके। ये पैसे कुछ भी नहीं थे। मैं स्टडी रूम में गया, कंप्यूटर चालू किया और तेजी से टाइप करने लगा। मैंने डार्क वेब का एक फोरम खोला, एक गुप्त अंडरग्राउंड चैनल जो पिछली जिंदगी में मुझे गलती से मिला था। मैंने वहां एक विज्ञापन डाला, तुरंत बिक्री, लग्जरी डाउनटाउन अपार्टमेंट। फिर मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव एक नंबर मिलाया, मैनेजर झांग। हेलो अंकल झांग, मैं जिंगयान बोल रहा हूं। हाँ, मुझे मॉर्गेज लोन चाहिए। मेरे कंपनी शेयर और मौजूदा घर को गिरवी रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। ब्याज कितना भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फोन रखने के बाद मैंने कई प्राइवेट लेंडर्स और सूदखोरों को भी कॉल किया। पहले मैं ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन अब 7 दिन बाद दुनिया खत्म होने वाली थी। बैंकिंग सिस्टम ढह जाएगा, क्रेडिट स्कोर बेकार कागज बन जाएगा, यहां तक कि वो लोन देने वाले लोग भी जॉम्बी बन जाएंगे। तो फिर उधार लेने में हर्ज ही क्या था? सिर्फ उधार ही नहीं, मैं जितना संभव हो सके सब कुछ उधार लेने वाला था। भविष्य में मरने वाले लोगों का पैसा मैं अभी खुद को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। सिर्फ एक दोपहर में मैंने ऐसे पैसे उड़ाए जैसे कोई पागल अरबपति हूं। मैंने अपार्टमेंट बेहद सस्ते दाम पर बेच दिया, करीब 60 लाख युआन में, और आधी रकम एडवांस में मिल गई। मम्मी पापा के छोड़े हुए कंपनी शेयर गिरवी रखकर 5 करोड़ और निकाल लिए अपनी बचत जोड़कर। मेरे पास अब कुल 1 करोड़ 60 लाख युआन की नकद रकम थी और कल सूदखोरों से 30 लाख और आने वाले थे। लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी, सिर्फ बेचैनी थी, क्योंकि एपोकैलिप्स आते ही पैसा सिर्फ बेकार कागज बनकर रह जाएगा। मैं घर से बाहर निकला, उस ऑफ रोड गाड़ी में बैठा जिसे अभी तक नहीं बेचा था, और सीधे शहर के बाहरी इलाके की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पश्चिमी उपनगर में पड़ा वो छोड़ा हुआ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क।